जिस कर्नल ने अपनी दहशत से पूरी रेजिमेंट को अपने काबू में कर रखा था, उस नागराज ने एक महिला अधिकारी के सिर पर सिर्फ इसलिए गर्म खाना डाल दिया क्योंकि उसने उसे सलाम करने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन वह महिला अधिकारी कोई और नहीं बल्कि डिवीना की नई कमांडर निकली, और इसी के साथ नागराज का साम्राज्य नरक में तब्दील हो गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। धन्यवाद। शेर रेजिमेंट सीमा पर तनाव को अपने सीने पर झेलने वाला एक फौलादी किला थी, लेकिन इस मजबूत किले के दिल में एक ऐसा जहर धीरे धीरे फैल रहा था जो फौलाद को भी पिघला दे। उस जहर का नाम था कर्नल विक्रम सिंह राठौर। उसका अस्तित्व ही पूरी यूनिट के लिए खौफ और तबाही का दूसरा नाम था। एक फील्ड कमांडर के तौर पर उसकी काबिलियत पर कोई शक नहीं कर सकता था, लेकिन उसका चरित्र इतना क्रूर और विकृत था कि उसकी काबिलियत भी उसके सामने बौनी लगती थी। उसकी नहरों में उसके मातहत अफसर और जवान या तो इस्तेमाल होने वाली चीहें थे या फिर उसकी ताकत की पुष्टि करने वाले गुलाम। अगर किसी सैनिक के बूट की लेस भी ढीली दिख जाती तो उसे बेरहमी से पीटा जाता। अगर कोई जूनियर अफसर रिपोर्टिंग के दौरान उससे नहरें नहीं मिला पाता तो उसे भद्दी गालियों के साथ इतना जलील किया जाता कि उसका स्वाभिमान ही मर जाए। उसके दफ्तर में हमेशा एक सर्द तनाव पसरा रहता था और गलियारे में उसके कदमों की आहट सुनते ही सबकी सांसें थम जाती थीं। विक्रम राठौर का अत्याचार आसमान छू रहा था, लेकिन उसे रोकने वाला केवल एक ही व्यक्ति था, डिवीजन कमांडर मेजर जनरल प्रकाश शर्मा, जो पूरी यूनिट के लिए एक पिता की तरह थे। जनरल शर्मा राठौर की काबिलियत की कद्र करते थे, लेकिन उसके हिंसक स्वभाव को लेकर हमेशा सतर्क रहते और उसे काबू में रखते थे। जैसे कोई खूंखार शिकारी भी अपने मालिक के सामने दुम हिलाता है, वैसे ही राठौर केवल जनरल शर्मा के सामने सिर झुकाता था। यह सम्मान नहीं बल्कि उस एकमात्र व्यक्ति के प्रति एक सोचा समझा समर्पण था जिसके हाथ में उसकी लगाम थी। फिर एक दिन पूरी यूनिट में एक अनदेखी दरार पड़ने लगी। खबर आई कि जनरल शर्मा को दिल की बीमारी के कारण अचानक दिल्ली के सैन्य अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। डॉक्टरों ने उन्हें कम से कम कुछ हफ्तों के आराम की सलाह दी थी। यह खबर राठौर के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं थी, मानो उसके गले से पट्टा खुल गया हो। जनरल की गैर मौजूदगी का मतलब था कि अब उसे रोकने वाली ढाल हट चुकी थी। जनरल के जाते ही पहले दिन राठौर का पागलपन जैसे फट पड़ा। उसने सुबह सुबह पूरी यूनिट को परेड ग्राउंड में इकट्ठा कर लिया। रात की ओस से गीले मैदान पर उसने सिर्फ इसलिए जवानों को रग्घा देना शुरू कर दिया क्योंकि उसका मूड खराब था। जनरल साहब के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हुए हम अपनी चेतना को जागृत करेंगे। इस खोखले बहाने के नीचे सैनिकों को तपती धूप में कीचड़ में लौटना पड़ा। उधर सेकंड लेफ्टिनेंट वर्मा। राठौर की आवा बर्फीली थी। हाल ही में कमीशन हुआ सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण वर्मा कीच में सना हुआ दौड़कर आया। जी कर्नल साहब, क्या तेरी आंखों को वह गिरा हुआ जवान नहीं दिखता? उस एक की वजह से हमारी शेर रेजिमेंट का अनुशासन भंग हो रहा है। तेरी जिम्मेदारी है उसे पूरे साजो सामान के साथ उठाकर परेड ग्राउंड के 20 चक्कर लगा। अभी अरुण वर्मा का चेहरा सजेद पक गया। गर्मी से बेहोश हुए एक जवान को उठाकर पूरे मिलिट्री गियर के साथ मैदान के चक्कर लगाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन राठौर की आंखें कह रही थीं, अगर मना किया तो मारे जाओगे। आसपास खड़े कंपनी कमांडर और बटालियन कमांडर ने नहरें फेर लीं। वे भी राठौर के गुस्से का शिकार नहीं बनना चाहते थे। अरुण वर्मा ने होंठ भींचते हुए बेहोश जवान की ओर कदम बढ़ाए। उस पल सैनिकों के दिलों में कुछ टूट रहा था। यह वह सेना नहीं थी जहां सम्मान और विश्वास था, बल्कि एक ऐसा नर्क था जिस पर केवल खौफ का राज था। और उस नर्क के बीचों बीच कर्नल राठौर खड़ा था। वह मैदान में गिरते पत्ते जवानों और निराश जूनियर अफसरों को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। यह उसकी ताकत थी, उसका साम्राज्य था जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता था। जनरल की खाली कुर्सी एक ऐसे अंधेरे पर्दे में बदल गई थी जो धीरे धीरे शेर रेजिमेंट को निगल रहा था, और उस अंधेरे में कर्नल का पागलपन और भी गहरा और घना होने को तैयार था। कर्नल विक्रम सिंह राठौर के अत्याचारों के तूफान के बाद हर तरफ तबाही का मंग्र था। जवानों की बैरकों में आमोशी का बोझ पसरा हुआ था। कोई भी पहले मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता था।
दिन भर की कही ट्रेनिंग और काम से थके हारे शरीर को बिस्तर पर लिटाकर वे बस एक दूसरे की आंखों में झोंकते थे। विक्रम राठौर का नाम लेना भी मना था, लेकिन दबा हुआ गुस्सा किसी न किसी रूप में बाहर निकलता ही है। लाइट बंद होने और अफसरों के राउंड के बाद जब रात गहरी हो जाती तो बैरक के किसी कोने से फुसफुसाहटें उभरती थीं। यार, सुना है अरुण साहब के कंधे में चोट आ गई है और वो जो बेहोश हुआ था उसे बाहर के अस्पताल भेज दिया है। कहते हैं वो सिर्फ गर्मी से बेहोश नहीं हुआ था, शैतान है वो कमीना। जनरल साहब नहीं हैं तो उसे जैसे पंख लग गए हैं। आवाहों में गुस्सा और बेबसी भरी थी। वे राठौर को शैतान कहते थे। किसी के सिसकने की आवाज आई। 20 साल के किसी नौजवान के लिए यह यूनिट किसी जीते जागते नर्क से कम नहीं थी। हम कर भी क्या सकते हैं, बस शुक्र मनाओ कि हम सांस ले रहे हैं। एक पुराने हवलदार की निराशा भरी आवाज ने बातचीत पर ठंडा पानी डाल दिया। हाँ, वे कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय इसके कि यह वक्त घुर जाए या कर्नल राठौर का कहीं और तबादला हो जाए। अफसरों का हाल भी कुछ अलग नहीं था। खासकर कर्नल राठौर के सीधे स्टाफ अफसर हर दिन कांटों पर चलते थे। ऑपरेशन ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल अजय मेहरा अब एसिडिटी और सरदर्द की गोलियों पर जी रहा था। आज भी उसे राठौर के दफ्तर में बुलाया गया और फाइलों के बंडल से उसके सिर पर दर्जनों बार मारा गया। वजह? रिपोर्ट में लाइनों के बीच का फासला उसे पसंद नहीं आया था। बाहर निकलने पर मेहरा का चेहरा लाल था, लेकिन उसने बस अपने बिखरे बालों को संवारा और गिरी हुई फाइलें उठाईं। गलियारे से गुड़ते दूसरे अफसरों ने उसे दया भरी नरों से देखा, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की कि सांत्वना के 2 शब्द कह दे। उन्हें डर था कि अगला निशाना वे खुद हो सकते हैं। उस रात ऑफिसर्स क्वार्टर के एक छोटे से कॉमन रूम में कुछ अफसर व्हिस्की का गिलास लिए बैठे थे। माहौल में भारी आमोशी और ठंडी आहें थीं। क्या सच में सब ऐसे ही चलता रहेगा? किसी दिन कोई बभी अनहोनी हो जाएगी? एडमिन ऑफिसर मेजर बख्शी ने हिम्मत करके कहा। वह हाल ही में आया था और राठौर की क्रूरता का अनुभव कर रहा था। यह कि सब ठीक नहीं है, हम सब जानते हैं, लेकिन क्या करें? जब तक जनरल साहब वापस नहीं आते हमें झेलना ही पड़ेगा। लेफ्टिनेंट कर्नल मेहरा ने कवि मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसकी आंखों में गहरी थकान और ग्लानि थी। एक समय था जब वह भी न्याय के लिए लेने वाला एक आदर्शवादी अफसर था, लेकिन राठौर के नीचे कुछ साल काम करने के बाद उसका आदर्शवाद घिस चुका था और कायरता बाकी रह गई थी। सुना है जनरल साहब की जगह कोई एक्टिंग कमांडर आ रहा है। लॉजिस्टिक्स ऑफिसर ने धीरे से मौदूर बदला। आ भी गया तो क्या? हेडक्वार्टर में बैठकर काग ही काम करने वाला कोई बाबू अफसर होगा। कर्नल राठौर के सामने उसकी घिघी बौंध जाएगी। बेचारा, मुझे तो उस पर तरस आ रहा है। मेहरा के कहने पर सबने सिर हिलाया। उनकी कल्पना में नया एक्टिंग कमांडर राठौर के तुहान के सामने एक कमोर मोमबत्ती जैसा था। उन्हें इस बात का दुहक था कि एक नया शिकार आने वाला है, लेकिन मन ही मन एक स्वार्थ भरी राहत भी थी कि अब राठौर का गुस्सा उस नए शिकार पर निकलेगा और वे बच जाएंगे। यूनिट धीरे धीरे बर्बाद हो रही थी। जवानों ने उम्मीद खो दी थी और अफसरों ने अपना मीर। अंधेरे में होने वाली फुसफुसाहटें अब कम हो गई थीं और उनकी जगह ले ली थी निराशा, तंज और इस सब को चुपचाप देखने के गहरे अपराधबोध ने। सब जानते थे यह खतरनाक शांति यादा दिन नहीं टिकेगी और जो तूफान आने वाला है वह इस पूरी यूनिट को जा से हिलाकर रख देगा। यूनिट में समय जैसे थम सा गया था। कर्नल राठौर का पागलपन रो की बात हो गई थी और जवानों का दर्द एक सुन्न निराशा में बदल गया था। एक्टिंग कमांडर के आने की अफवाह कुछ दिनों में ही हवा हो गई। सबने मान लिया था कि हेडक्वार्टर में भी सब राठौर के आतंक को जानते हैं, इसलिए कोई भी इस नर्क में कदम नहीं रखना चाहता। ऐसे ही एक सामान्य दोपहर में मेन गेट पर एक अनजान स्टाफ कार आकर रुकी। कार से एक चुस्त ड्राइवर और पिछली सीट से एक अफसर उतरा। गेट पर तैनात संतरी ने अनमने ढंग से सलाम किया, लेकिन जैसे ही संतरी अफसर की टोपी पर लगे रैंक को देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। एक चमकता हुआ सितारा। ब्रिगेडियर, जय हिंद। ड्यूटी पर सब सामान्य है मैम, संतरी ने कक आवा में रिपोर्ट दी। ब्रिगेडियर ने हल्के से सिर हिलाया और गेट से अंदर आ गईं। लेकिन संतरी के लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वह ब्रिगेडियर एक महिला थीं। उनके लंबे बाल करीने से टोपी के अंदर बंधे थे और बिना मेकअप वाला चेहरा दृढ़ और बुद्धिमान लग रहा था।
वर्दी उनके शरीर पर एकदम फिट थी, लेकिन उसमें कोई रौब या धमकी का भाव नहीं था। वह एक ऑडिटर की तरह चुपचाप और शांत भाव से चारों ओर देख रही थीं। उनका नाम था अंजना कश्यप। नेशनल डिफेंस अकादमी से निकली। अपनी असाधारण क्षमता और ईमानदार स्वभाव के कारण उन्होंने पुरुषों के दबदबे वाली सेना में बहुत तेजी से अपनी पहचान बनाई थी। जनरल शर्मा के अचानक बीमार पड़ने पर सेना मुख्यालय ने बहुत सोच समझकर उन्हें डिवीजन का एक्टिंग कमांडर नियुक्त किया था। यह केवल एक अस्थायी नियुक्ति नहीं थी, बल्कि शायद एक अनकहा आदेश था कि इस मौके का इस्तेमाल शेर रेजिमेंट के साथ चुके नासूर को काटने के लिए किया जाए। ब्रिगेडियर अंजना कश्यप कमांडर के दफ्तर नहीं गईं। इसके बजाय उन्होंने ड्राइवर से यूनिट के बाहरी इलाकों में धीरे धीरे गाड़ी चलाने को कहा। उनकी नहरें पुरानी बैरकों, ट्रेनिंग ग्राउंड और वहां भावहीन चेहरों के साथ काम कर रहे जवानों पर थीं। जवानों की आंखों में कोई चमक नहीं थी। वे ऐसे लग रहे थे जैसे आत्मा के बिना सिर्फ शरीर बचे हों। वह पूरी यूनिट में फैली भारी, उदास और बोझिल हवा को अपनी त्वचा पर महसूस कर सकती थीं। यही था कर्नल विक्रम सिंह राठौर के बनाए साम्राज्य का सच। उस समय राठौर अपने दफ्तर में ऑपरेशनल प्लान देख रहा था। जब डिप्टी कमांडर ने उसके आने की सूचना दी तो उसने हौंसकर उगा दिया। एक्टिंग कमांडर, और वह भी एक औरत? हेडक्वार्टर वालों का दिमाग खराब हो गया है। चलो राह देखें तो सही। राठौर लेफ्टिनेंट कर्नल मेहरा को साथ लेकर कमांडर के दफ्तर की ओर चल पा। उसके हर कदम में अहंकार टपक रहा था। उसने सोच लिया था कि वह इस नई मैडम जनरल को पहले ही दिन बता देगा कि इस यूनिट का असली राजा कौन है। एक औरत जो शायद फाइलों में ही उलझी रहती होगी, वह फील्ड यूनिट की कमांडर बनने की हिम्मत कैसे कर सकती है? उसका दिमाग पहले से ही तिरस्कार और अपमान से भरा हुआ था। लेकिन कमांडर का दफ्तर खाली था। राठौर के माथे पर चिक की लकीरें उभर आईं। कहां गई? आते ही पहले दिन आवारागर्दी? यह कौन सा अनुशासन है? उसने पास खजे क्लर्क पर चीख कर कहा। तभी दफ्तर का दरवाजा धीरे से खुला और ब्रिगेडियर अंजना कश्यप अंदर आईं। वह अभी यूनिट का मुआयना करके लौटी थीं। उनके जूतों पर धूल लगी थी। राठौर ने हाथ बांधकर उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नहरों में खुला तिरस्कार था। अंजना ने उसकी नहरों से नहरें नहीं हटाईं। उनकी आंखें एक शांत झील की तरह थीं, लेकिन उनकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल था। आपसे पहली बार मिल रही हूं। मैं रेजिमेंटल कमांडर कर्नल विक्रम सिंह राठौर। राठौर ने आधा अधूरा सलाम करते हुए लापरवाही से कहा। यह सीधे सीधे सीनियर्स का अपमान था। पास खगा मेहरा बेचैनी से पसीना पसीना हो रहा था। खुशी हुई मिलकर। मैं ब्रिगेडियर अंजना कश्यप, डिवीजन की एक्टिंग कमांडर। अंजना की आवाज शांत थी। वह राठौर के असभ्य व्यवहार से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई, बल्कि उन्होंने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए धीरे से कहा, उम्मीद है हम मिलकर अच्छा काम करेंगे कर्नल। उन्होंने कर्नल शब्द पर हल्का सा ओर दिया। यह केवल एक रैंक नहीं था, बल्कि एक ठंडी चेतावनी थी। तुम्हारी और मेरी हैसियत को ठीक से समझ लो। राठौर को एक पल के लिए बुरा लगा, लेकिन फिर उसने इसे एक महाक समझकर रुका दिया। मुझसे मुकाबला करने की कोशिश? कितनी बचकानी बात है। वह सोचने लगा कि आने वाले दिन कितने मजेदार होंगे और उसके होंठों पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। दोनों के बीच एक अनदेखी चिंगारी भग चुकी थी। यह बिन बुलाया मेहमान तूफान का केंद्र था। ब्रिगेडियर अंजना कश्यप के आने के कुछ दिनों तक शेर रेजिमेंट में एक अजीब सी शांति रही। वह कर्नल राठौर की उम्मीदों से बिल्कुल अलग तरीके से काम कर रही थीं। न तो वह कमांडर के दफ्तर में फाइलों में दबी रहती थीं और न ही कोई भाषण देकर अफसरों को इकट्ठा करती थीं। इसके बजाय वह हर सुबह जवानों के साथ परेड ग्राउंड पर दौड़तीं और खाने के समय किसी भी मेस में जाकर जवानों वाली थाली में ही खाना खातीं। शुरुआत में जवान उनकी मौजूदगी से असहज होते थे, लेकिन जब उन्होंने खुद बिना किसी औपचारिकता के बात करना शुरू किया तो धीरे धीरे उनकी झिझक खुलने लगी। आज की ट्रेनिंग कैसी रही? ज्यादा मुश्किल तो नहीं थी? खाना कैसा है? अगर कुछ कमी हो तो कभी भी बताना। उनके सवाल हुक्म जैसे नहीं थे और उनकी आवाज में गर्मजोशी थी। जवानों को समझ नहीं आ रहा था कि एक जनरल से मिली इस अपनापे का जवाब कैसे दें, लेकिन उनके दिल के किसी कोने में एक सुकून सा महसूस हो रहा था। कोई जवान अनजाने में अपने माता पिता की बातें करने लगा, तो कोई अपनी छुट्टियों की योजनाओं के बारे में बताने लगा।
अंजना चुपचाप उनकी बातें सुनती, कभी उनके साथ हंसती तो कभी सच्चे दिल से उनका हौसला बहाती। अंजना का यह तरीका राठौर के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी बन गया था। उसे लग रहा था कि उसके साम्राज्य में आया यह बाहरी व्यक्ति उसके तौर तरीकों को सीधे सीधे चुनौती दे रहा है। जवानों के साथ हंसी माक करने वाली औरत एक जनरल है। सेना का अनुशासन तो गया भामे, उसने सोचा। उसने कई बार अंजना के काम में दखल देने की कोशिश की, लेकिन उसके पास कोई बहाना नहीं था। एक एक्टिंग कमांडर यूनिट के जवानों का मनोबल बहा रही है, इसे रोकने का कोई कारण नहीं हो सकता था। कर्नल साहब, नई कमांडर मैम ने इस हफ्ते की फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज का प्लान मांगा है। लेफ्टिनेंट कर्नल मेहरा ने डरते डरते रिपोर्ट पेश की। राठौर ने फाइल को झपटते हुए कहा, हेडक्वार्टर में बैठकर कागही काम करने वाली औरत को फील्ड ट्रेनिंग के बारे में क्या पता? चलो देखते हैं कि वह कितना जानती है। राठौर ने जानबूझकर रिपोर्ट में से कुछ मुख्य बातें हटा दी और एक ऐसी योजना शामिल कर दी जो व्यावहारिक नहीं थी। उसका प्लान था कि अगर अंजना बिना समझे इसे पास कर देती है तो वह उसकी नाकाबिलियत का फायदा उठाकर उसे पूरी यूनिट के सामने जलील करेगा, और अगर वह कोई सवाल उठाती है तो वह इतने मुश्किल मिलिट्री टर्म्स का इस्तेमाल करेगा कि उसकी बोलती बंद हो जाए। अगले दिन अंजना ने राठौर समेत सभी मुख्य स्टाफ अफसरों की मीटिंग बुलाई। राठौर हाथ बांधकर कुर्सी पर तिरछे अंदाज में बैठा यह इंतजार कर रहा था कि वह कौन सा बेवकूफी भरा सवाल पूछेगी। अंजना ने कुछ देर तक चुपचाप रिपोर्ट देखी, फिर अपनी नजरें राठौर पर घुमाई। कर्नल राठौर, क्या यह ट्रेनिंग प्लान आपने खुद बनाया है? बिल्कुल मैम, राठौर ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। लेकिन यह अजीब है। अंजना ने रिपोर्ट के एक खास पन्ने पर उंगली रखी। इस इलाके में सप्लाई रूट की जो योजना है वह वही रास्ता है जहां पिछली सर्दियों की एक्सरसाइज में हमारी टुकी बुरी तरह फंस गई थी, और बख्तरबंद गाहियों के लिए जो दूसरा रास्ता बताया गया है वह मॉनसून की वजह से इतना दलदली हो चुका है कि वहां टैंक चलाना लगभग नामुमकिन है। एक अनुभवी फील्ड कमांडर होते हुए आपने ऐसी योजना क्यों बनाई, यह मेरी समझ से बाहर है। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन मीटिंग रूम की हवा जम गई थी। राठौर ने जो जाल बिछाया था, अंजना ने न सिर्फ उसे पक लिया था, बल्कि कहीं ज्यादा गहरे विश्लेषण के साथ उसका जवाब दिया था। मीटिंग में बैठे दूसरे अफसर हैरान रह गए। उन्हें समझ आ गया था कि वह कोई साधारण बाबू अफसर नहीं है, वह असली थी। राठौर का चेहरा एक पल के लिए लाल हो गया। वह घबरा गया था, लेकिन उसने अनजान बनने का नाटक करते हुए बहाना बनाया। यह दुश्मन को चौंकाने के लिए एक अलग तरह की रणनीति का हिस्सा था। असामान्य रणनीति और मूर्खता में फर्क होता है कर्नल। अंजना ने उसकी बात काट दी। उनकी आंखें तलवार की धार की तरह थीं। रणनीति का आधार सैनिकों की जान को दांव पर लगाना नहीं होता। मैं इस रिपोर्ट को खारिज करती हूं। आज रात तक एक व्यावहारिक योजना बनाकर दोबारा रिपोर्ट करें, बस। वह अपनी सीट से उठी और मीटिंग खत्म हो गई। राठौर अपनी जगह से हिल भी नहीं सका और पत्थर बने चेहरे के साथ बैठा रहा। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अपमान था। उसे लगा जैसे एक लोमही, जिसे उसने कमोर समझा था, ने उसे बुरी तरह पटखनी दे दी हो। गुस्सा उसके सिर पर चकिया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। नाखून उसकी हथेली में चुभ रहे थे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अपमान की आग उसके पूरे शरीर को जला रही थी। तूफान से पहले की शांति खत्म हो चुकी थी। राठौर ने तय कर लिया, अब वह उसे एक महिला जनरल की तरह नहीं देखेगा। वह उसके साम्राज्य के लिए एक खतरा थी, एक दुश्मन, और दुश्मन को किसी भी कीमत पर कुचल देना चाहिए। उसकी आंखों में हत्यारी चमक थी। कर्नल राठौर का गुस्सा उबलते हुए लावे जैसा था। ब्रिगेडियर अंजना कश्यप से सबके सामने मिली फटकार के बाद उसकी क्रूरता चरम पर पहुंच गई थी। वह छोटी छोटी बातों पर बहाने बनाकर अपने मातहतों पर टूट पड़ता था। उसका यह पागलपन भरा गुस्सा असल में अपनी सत्ता पर मंडराते खतरे का डर था। वह सबके सामने किसी को कुचलकर यह साबित करना चाहता था कि इस यूनिट का असली बादशाह वही है। उस शाम राठौर गुस्से से तमतमाया हुआ ऑफिसर्स मेस की ओर बहा। उसने दोपहर का खाना नहीं खाया था, लेकिन उसका मूड बेहद खराब था। दिन में उसने गोला बारूद के स्टोर के रखरखाव में कमी निकालकर लॉजिस्टिक्स ऑफिसर की हालत खराब कर दी थी, और दोपहर में अपनी गाही साफ करने वाले ड्राइवर के बूट पर चमक कम होने की वजह से उसे कीच में धकेल दिया था। लेकिन किसी भी चीज से उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसका गुस्सा केवल एक व्यक्ति अंजना कश्यप पर केंद्रित था।
उसने अपना भारी शरीर घसीटते हुए मेज का दरवाजा जोर से खोला। चर्र की आवाज के साथ मेज के अंदर का सारा शोर एक पल में थम गया। चम्मच चलाते अफसर, बातें करते जेसीओ, सब जो कर रहे थे वहीं रुक गए और मूर्ति की तरह दरवाजे पर खाए राठौर को देखने लगे। उसके आते ही मेज की हवा शीशे की तरह भारी हो गई। अफसर तुरंत अपनी जगह पर खफे हो गए और उसे सलाम किया। जय हिंद साहब। राठौर ने उनके सलाम को निगरंदा किया जैसे वे किए मकोए हों और खाने की थाली उठाई। काउंटर पर खाना परोस रहे जवान डर से कांप रहे थे और उन्होंने रो से कहीं ज्यादा खाना उसकी थाली में डाल दिया। वह चुपचाप थाली लेकर एक जगह की तलाश करने लगा। हर कोई उससे नौरें बचाने के लिए सिर झुकाए हुए था। कोई भी उसके पास बैठने की हिम्मत नहीं कर रहा था, इसलिए उसकी आसपास की कुछ मेजें खाली पभी थीं, जैसे वह कोई संक्रामक बीमारी का मरीज हो। वह सबसे अंदर खिक्की वाली मेज पर धम्म से बैठ गया और तभी उसकी नर एक व्यक्ति पर पई। उससे तिरछे में दो मेज होकर एक महिला अधिकारी अकेली बैठी खाना खा रही थी। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया हुआ था और खाने में मग्न थी, इसलिए उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था, लेकिन करीने से बंधे बाल और ममबूत कंधे बता रहे थे कि वह एक महिला अधिकारी है। लेकिन जब वह अंदर आया था तब वह न तो उठी थी और न ही उसने सलाम किया था, और इस पल तक भी वह उसे पूरी तरह नररंदा किए हुए अपने खाने में व्यस्त थी। राठौर का खून खौलने लगा। कौन है यह औरत जो आसमान जैसे कर्नल को देखकर भी अनदेखा कर रही है? उसके गुस्से को आखिरकार एक सही निशाना मिल गया था। अंजना से मिला मान, मातहतों का उसे निगरंदा करने वाला रवैया, यह सारा गुस्सा एक साथ फटने के लिए तैयार था। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि दूसरे अफसर क्या सोचेंगे, बल्कि वह इस मौके का इस्तेमाल एक मिसाल कायम करने के लिए करना चाहता था कि उसकी सत्ता को चुनौती देने वाले का अंजाम क्या होता है। वह अपनी सीट से झटके से उठा। ठीक ही आवाज के साथ कुर्सी पीछे गिर गई। मेज में मौजूद हर किसी की नरें उसी पर टिक गईं। वह लंबे डग भरता हुआ उस महिला अधिकारी की ओर बढ़ा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और भींची हुई मुट्ठियां कांप रही थीं। वह महिला अधिकारी तब भी अनजान थी। शायद वह दिन भर की ट्रेनिंग के बारे में सोच रही थी या किसी गहरी सोच में डूबी थी। राठौर उसकी मेज के सामने आकर खड़ा हो गया। एक बब्भी परछाई ने उसकी थाली को ढक लिया, तब जाकर उसने सिर उठाया। राठौर की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें हर घुला हुआ था। वर्दी पहनकर मुफ्त का खाना खाने चली आती है और इतनी तमीज नहीं कि सीनियर को सलाम करे। क्या मैं तुझे दिखाई नहीं देता? वह एक पल के लिए चौंकी, जैसे उसे समझ ना आया हो कि क्या हुआ। फिर उसने देखा कि सामने का व्यक्ति कर्नल राठौर है। कर्नल आया है और तू सिर झुकाकर खाना खा रही है। खाना गले से नीचे कैसे उतर रहा है? सलाम नहीं करेगी कुतिया। राठौर की चीख पूरे मेस में गूंज गई। आसपास के सभी अफसर डर और सदमे से इस दृश्य को देख रहे थे। कुछ मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि काश राठौर यह सब अनजाने में कर रहा हो और वह महिला अधिकारी जल्दी से माही मांगकर मामला शांत कर दे। लेकिन राठौर रुकने के मूड में नहीं था। वह गुस्से में हाफते हुए एक हाथ से उसकी खाने की थाली को पक लिया और फिर बिना किसी झिझक के उसने थाली उठाकर सीधे उसके सिर पर पलट दी। छपाक की ते आवा के साथ चावल, सब्जी और गर्म दाल उसके सिर, चेहरे और वर्दी पर एक झरने की तरह गिर गए। गर्म दाल से भाप उठ रही थी और खाने के टुकड़े उसके चेहरे और बालों से नीचे बह रहे थे। मेस में पूरी तरह सन्नाटा छा गया, जैसे समय भी रुक गया हो। सबने अपनी सांसें रोक ली थीं। लेफ्टिनेंट कर्नल मेहरा अपनी आंखों के सामने हुए इस दृश्य पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वह मुंह खोले मूर्ति बना खड़ा था। वह समझ गया था अब सब कुछ खत्म हो चुका है। राठौर और से हांफते हुए मुस्कुराया। वह अपने किए पर बहुत संतुष्ट था। अब आया अक्ल ठिकाने, देख ले कि तू कहां है और मैं कौन हूं। वह अपनी जीत के नशे में चूर था। ठीक उसी पल मेज की हवा जमकर जैसे टुकटुके होने वाली थी। समय रुक गया था, आवाजें गायब हो गई थीं, सिवाय कर्नल राठौर की भारी सांसों और खाने के टपकने की आवाज के। आमोशी को कुछ भी नहीं चीर रहा था। सभी अफसरों की नजरें एक ही जगह टिकी थीं, खाने से लथपथ, बिना हिले डुले बैठी उस महिला अधिकारी पर। उसने धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपना सिर उठाया।
उसने अपने चेहरे से बहते चावल और दाल को पोंछने की भी कोशिश नहीं की। उसका चेहरा इतना शांत था कि कोई भी भावना पढ़ना नामुमकिन था। नहीं, यह शांति से परे एक बर्फीली ठंडक थी। उसकी आंखें अब शांत झील नहीं, बल्कि सब कुछ निगल जाने वाला एक नीला ठंडा ग्लेशियर बन चुकी थीं, जो राठौर को सीधे चीर रही थीं। राठौर उस नर से मिलते ही अनजाने में कांप गया। यह वह प्रतिक्रिया नहीं थी जिसकी उसने उम्मीद की थी। उसे रोना धोना चाहिए था, मागी मांगनी चाहिए थी, या डर से कांपना चाहिए था। लेकिन यह नर ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत पहले से इस हमले का इंतजार कर रही हो। कर्नल, उसके मुंह से निकली आवाज हैरान करने वाली हद तक शांत थी। उसमें न गुस्सा था न नफरत, बस एक सूखी ते चाकू जैसी आवाज थी। यह क्या बदतमी है? राठौर अपनी घबराहट छिपाने के लिए और ओर से चीखा, बदतमी? मैं तो बस एक नालायक अफसर को अनुशासन सिखा रहा हूं जिसने अपने सीनियर को सलाम नहीं किया। अभी भी समझ नहीं आया? वह अभी भी नहीं जानता था कि वह कौन है। उसकी नज़रों में वह बस एक असभ्य महिला अधिकारी थी। यह सब देख रहे लेफ्टिनेंट कर्नल मेहरा का चेहरा पहले ही पीला पा चुका था। उसने कांपते होठों से कुछ कहने की हिम्मत जुटाई। उसे अपनी अंतरात्मा से एहसास हो गया था कि अगर अभी इस स्थिति को नहीं संभाला गया तो वह और यहां मौजूद हर कोई एक भयानक तूफान में फंस जाएगा। आइक कर्नल साहब, बस कीजिए, मेहरा ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। राठौर ने घूमकर उसे घूरा। मेहरा, तू किसकी तरफदारी कर रहा है? क्या तू भी इसके साथ मिला हुआ है? नहीं साहब, वो असल में। मेहरा अपनी बात पूरी नहीं कर सका। उसके माथे से पसीना बह रहा था। उसे लगा जैसे राठौर अभी उस पर हमला कर देगा। तभी खाने से लथपथ बैठी वह महिला ब्रिगेडियर अंजना कश्यप धीरे धीरे अपनी सीट से खड़ी हुई। खाने के टुकड़े टप-टप करके फर्श पर गिरे। उन्होंने अपनी जेब से रूमाल निकाला और मशीन की तरह अपने चेहरे पर लगे खाने को पोंछना शुरू कर दिया। उनकी हर हरकत धीमी और सधी हुई थी, लेकिन उसके अंदर छिपे गुस्से का वन पूरे मेज को दबा रहा था। राठौर ने उसे खां होता देख मजाक उड़ाया। क्या हुआ? अब घुटनों पर बैठकर माफी मांगेगी? अंजना ने चेहरा पोंछना बंद किया और सीधे राठौर की आंखों में देखा। कर्नल विक्रम सिंह राठौर, इस बार उसकी आवाज में बर्फीला तरा था। मुझे तुमसे सलाम पाने का हक है, तुम्हें सलाम करने की जरूरत नहीं। क्या? यह पागल औरत! राठौर ने गाली देते हुए उसकी ओर हाथ बढ़ाया। कर्नल साहब, वो! मेहरा लगभग चीख पा। उसने अपनी आंखें कसकर बंद की और पूरी ताकत से चिल्लाया, वो हमारी नई डिवीजन की एक्टिंग कमांडर ब्रिगेडियर अंजना कश्यप हैं। क्या? राठौर जहां था वहीं जम गया। उसका बा हुआ हाथ हवा में पत्थर की तरह रुक गया। उसकी आंखों की पुतलियां अविश्वसनीयता से कांपने लगीं। उसने धीरे धीरे अपना सिर मेहरा की ओर घुमाया, फिर वापस सामने खड़ी महिला को देखा। खाने से गंदी वर्दी, बिखरे हुए बाल, लेकिन उन सबको चीर कर निकलती एक बर्फीली मजबूत जनरल की नर्रें, और वही आवाज जिसने सुबह मीटिंग रूम में उसे चुप करा दिया था। सारे टुकड़े झुक गए और राठौर के दिमाग में कुछ टूटने की आवाज आई। डिवीजन कमांडर, एक्टिंग कमांडर ब्रिगेडियर अंजना कश्यप। उसके होंठ कांपने लगे। उसके चेहरे से खून उतर गया और वह काग की तरह सेध हो गया। उसे अब समझ आया कि उसने क्या कर दिया है। यह भयानक हकीकत एक लहर की तरह उस पर हावी हो गई। उसने एक देशद्रोही ब्रिगेडियर, जो उसकी सीधी कमांडर थी, के सिर पर खाने की थाली पलट दी थी। यह केवल सीनियर्स का अपमान नहीं था, यह एक ऐसा अपराध था जिसका अंत कोर्ट मार्शल और बर्खास्ती से भी कहीं ज्यादा भयानक था। एक सैनिक के तौर पर उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। आह! उसके मुंह से एक बेमतलब की आवाज निकली। एक शिकारी राजा की तरह दहाने वाला उसका रूप कहीं गायब हो चुका था। वह मौत की साजा पाए कैदी की तरह डर से कांपने लगा। उसके हाथ अब मुट्ठी में नहीं थे, वे एक लकवाग्रस्त मरीर की तरह बेकाबू होकर हवा में कांप रहे थे। मेस में मौजूद सभी अफसरों को डर के साथ एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उन्होंने उस शैतान के किले को ढहते हुए देखा था जो कभी न गिरने वाला लगता था, और वह भी उसके अपने ही फेंके पत्थर से नकाब उतर चुका था। और अब इंसाफ का वक्त शुरू हो रहा था। खामोशी इतनी गहरी थी कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। कर्नल राठौर सदमे में खगा था, जैसे उसके शरीर का सारा खून उल्टा बह रहा हो। उसकी आंखें शून्य में देख रही थीं और मुंह एक मछली की तरह खुल बंद हो रहा था। कमांडर, ब्रिगेडियर,
बस यही दो शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे और उसकी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर रहे थे। ब्रिगेडियर अंजना कश्यप ने अब उसकी ओर देखना भी बंद कर दिया था। उनकी ठंडी नहरें धीरे धीरे पूरे मेस में घूम रही थीं। वह डर से जमे हुए हर एक अफसर के चेहरे को अपनी आंखों में कैद कर रही थीं। उनकी आंखों में दया, डर और थोड़ी सी राहत का भाव मिला जुला था। जैसे ही उनकी नजरें किसी से मिलती, अफसर एक अपराधी की तरह सिर झुका लेते। इस भयानक स्थिति को चुपचाप देखने का अपराधबोध उनके कंधों पर भारी पा रहा था। मिलिट्री पुलिस। अंजना की धीमी आवाज पूरे मेस में गूंज गई। यह बहुत शांत आवाज थी, लेकिन किसी भी चीख से ज्यादा शक्तिशाली थी। मेस के दरवाजे पर स्थिति को भांपकर इंतजार कर रहे दो मिलिट्री पुलिस के जवान अनुशासित कदमों से अंदर आए और उनके सामने खड़े हो गए। जय हिंद मैम, हमने कमांडिंग ऑफिसर को रिपोर्ट कर दी है। अच्छा किया। अंजना ने जवानों की ओर बिना देखे राठौर की तरफ पीठ किए हुए ही आदेश दिया। वहां खजे कर्नल विक्रम सिंह राठौर को इसी वक्त रंगे हाथों गिरफ्तार करो। आदेश मिलते ही राठौर का टूटा हुआ विवेक कुछ देर के लिए वापस आया। वह घबराकर चिल्लाया, गिरफ्तार कमांडर मैम, ये गलतफहमी है, मैं आपको पहचान नहीं पाया। उसकी आवाज घिघिघा रही थी। कुछ देर पहले वाली उसकी वहशी दहा कहीं गायब थी। अंजना ने धीरे धीरे घूमकर पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। उनकी आंखों में नफरत या गुस्से की जगह एक ठंडी दया का भाव था। क्या गलतफहमी कर्नल? उनकी आवाज बर्फीली थी। अगर मैं ब्रिगेडियर की जगह एक सिपाही भी होती, तब भी एक खाना खाते हुए जवान के सिर पर थाली पलटना एक अक्षम्य हिंसा है। रैंक को छू भी दें तो तुमने एक इंसान होने का धर्म नहीं निभाया। सेना के कानून से परे तुमने एक ऐसा काम किया है जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे गलतफहमी कहने की? उनकी एक एक बात एक खंजर की तरह राठौर के दिल में चुभ रही थी। वह कोई जवाब नहीं दे सका। कर्नल विक्रम सिंह राठौर को इसी वक्त उसके पद से हटाया जाता है। उसकी सारी कमांडिंग शक्तियां छीन ली जाती हैं और उसे उसके क्वार्टर में नरबंद कर दिया जाए। बाहर की दुनिया से उसका कोई संपर्क नहीं होगा और मेरी इजाजत के बिना उससे कोई नहीं मिल सकता। तुरंत कार्रवाई करो। यस मैम। मिलिट्री पुलिस के जवान राठौर की ओर बहे। जो व्यक्ति कल तक पूरी यूनिट को अपनी दहशत से कंपाता था, वह अब बेबसी से अपनी बाहें पकवाकर घसीटा जा रहा था। उसने आखिरी कोशिश करते हुए चिल्लाया, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने इस यूनिट के लिए कितना कुछ किया है। कमांडर मैम, प्लीज एक मौका। उसकी दर्दनाक चीखें जवानों द्वारा दरवाजे के बाहर ले जाते ही खामोश हो गईं। शैतान के जाने के बाद मेस में एक बार फिर भारी खामोशी छा गई। अंजना ने अपनी खराब हालत की परवाह न करते हुए बाकी अफसरों की ओर मुंह किया। सब मेरी तरफ देखें। उनकी आवाज सुनकर अफसर डरते हुए सिर उठाए। आज यहां जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ कर्नल राठौर की गलती नहीं है, यह आप सबकी भी जिम्मेदारी है, जिन्होंने सालों तक उसकी हिंसा को चुपचाप देखा, उसका साथ दिया और उसे नेरअंदाज किया। उनकी बात सुनकर अफसर सिर नहीं उठा सके। लेफ्टिनेंट कर्नल मेहरा अपने जूतों को देखते हुए होंठ भींच रहा था। मैं इस यूनिट को सही रास्ते पर लाने के लिए आई हूं। यह सिर्फ एक भ्रष्ट कमांडर को सहा देने पर खत्म नहीं होगा। मैं टूटे हुए अनुशासन, कुचले गए मानवाधिकार और खो चुके सैनिक के जब्बे को वापस अपनी जगह पर लाऊंगी। आज के इस पल को याद रखना, यह अंत नहीं, शुरुआत है। अपनी बात खत्म करके वह बिना रुके मेज से बाहर चली गईं। उनके पीछे खाने की गंध के साथ एक भारी और ठंडा संकल्प रह गया था। अफसरों ने अब जाकर अपनी रुकी हुई सांसें छोईं। कुछ के तो पैरों में इतनी जान भी नहीं बची थी कि वे खाखे रह सकें। उन्हें एहसास हो गया था कि वे एक खाच नाच में बहुत बेतुहान के बीचों बीच खजे हैं। अंजना अपने क्वार्टर में लौटकर शावर के नीचे गर्म पानी की धार में देर तक खई रहीं। खाने के टुकड़ों के साथ आज का अपमान भी जैसे धुल रहा था, लेकिन उनकी आंखों में कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि वे और भी ठंडी और मजबूत होकर चमक रही थीं। यह कोई व्यक्तिगत बदला नहीं था। यह सिम चुके सेना के नासूर को काटने के लिए एक दर्दनाक लेकिन घ्रूरी सर्जरी की शुरुआत थी। पहला इंसाफ हो चुका था। अब बारी थी और भी गहरे और अंधेरे में छिपे असली दुश्मनों को ढूंढ निकालने की। कर्नल राठौर के पतन की खबर पंख लगाकर पूरी यूनिट में तुरंत फैल गई। शुरू में इसे अफवाह या किसी का माक मान रहे जवानों और अफसरों को जब पता चला
कि उसे मिलिट्री पुलिस द्वारा उसके बंगले में ही कैद कर दिया गया है तो वे हैरान रह गए, और यह हैरानी जल्द ही एक सतर्क उम्मीद और अजीब से उत्साह में बदल गई। सालों से उन्हें दबाने वाला विशाल बोझ हट चुका था। जवान बैरकों में, काम की जगहों पर एक दूसरे को देखकर आंखों ही आंखों में मुस्कुरा रहे थे। ऑफिसर्स मेस की घटना के चश्मदीदों ने उस दिन की कहानी को बहा छाकर एक वीर गाथा की तरह फैलाया। नई मैडम कमांडर ने शैतान कर्नल के सिर पर परमाणु बम फोड़ दिया जैसी कहानियां चल रही थीं। ब्रिगेडियर अंजना कश्यप रातों रात दबे कुचले लोगों की मुक्तिदाता और न्याय की देवी बन गईं। लेकिन जैसे ही राठौर का विशाल स्तंभ गिरा, उस पर टिककर अपनी सत्ता का सुख भोगने वालों की दुनिया में भी दरारें पड़ने लगीं। राठौर के सबसे करीबी लॉजिस्टिक्स ऑफिसर और एडमिन ऑफिसर, जो उसकी हरकतों को नजरअंदाज करते थे और कभी कभी साथ देकर अपना फायदा उठाते थे, अब बुरी तरह बेचैन थे। वे अपने दफ्तरों में बंद होकर यह सोच रहे थे कि आने वाले तूफान से कैसे बचा जाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भी नहीं बचेंगे। वह औरत अंजना हमें अपनी सांप जैसी नहरों से देख रही होगी। अगर कर्नल राठौर ने मुंह खोल दिया तो सब खत्म। हमने उसे जो रिश्वतें दी हैं, जो तेल हमने चुराकर बेचा है, अगर उसने सब बता दिया तो हम सीधे जेल जाएंगे। उनकी बातों में बेचैनी और डर भरा था। वे एक दूसरे को शक की नज़रों से देख रहे थे। संकट के समय में साथी ही सबसे पहले एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपते हैं। अगर मुझे बचना है तो पहले इसे फांसाना होगा। यह घटिया सोच उनके दिमाग पर हावी होने लगी थी। इस बीच राठौर अपने बंगले में कैद होकर नर्क जैसे दिन गुहार रहा था। पहले कुछ दिन वह गुस्से और इनकार में डूबा रहा। वह फर्नीचर तोता, चिल्लाता कि वह निर्दोष है, कि उसे अंजना नाम की औरत ने एक जाल में फंसाया है। उसे पूरा यकीन था कि वह अपने ऊंचे संपर्कों का इस्तेमाल करके इस संकट से बाहर निकल जाएगा। उसने पहरा दे रहे मिलिट्री पुलिस को रिश्वत देकर बाहर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अंजना की सख्त निगरानी के चलते उसकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका गुस्सा निराशा और फिर गहरे डर में बदल गया। उससे मिलने कोई नहीं आया। कल तक जो मातहत उसके सामने सिर झुकाकर वफादारी की कस्में खाते थे, उनकी परछाई भी नहीं दिखी। उसे अब जाकर एहसास हुआ कि उसकी सत्ता का महल कितना खोखला था। उसकी ताकत सम्मान से नहीं, डर से आई थी, और डर का स्रोत खत्म होते ही सबने उससे मुंह फेर लिया। रात में उसे बुरे सपने आते। ब्रिगेडियर अंजना की ठंडी नहरें उसे चीर रही हैं। थाली का खाना कीहे बनकर उसके शरीर को खा रहा है। वह पसीने में भीगा हुआ चीखते हुए उठता। एक समय शेर रेजिमेंट पर राज करने वाला उसका रूप कहीं नहीं था। आईने में उसे डर से सहमा हुआ एक दयनीय अधे आदमी दिखता था। उसने बचने के लिए हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। उसे किसी भी तरह अपना गुनाह कम करना था। हाँ, मैंने उसे जानबूझकर जलील नहीं किया, मैं तो बस अनुशासन बना रहा था। उसने अपनी पहचान नहीं बताई, यह उसकी गलती थी। वह खुद को ऐसे दिलासे देकर अपने टूटे हुए स्वाभिमान को बचाने की कोशिश कर रहा था। और फिर उसने फैसला किया, वह अकेला नहीं मरेगा। अगर वह डूबा तो अपने साथ उन सबको लेकर डूबेगा जिन्होंने उसके नीचे रहकर मलाई खाई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल मेहरा, लॉजिस्टिक्स ऑफिसर, एडमिन ऑफिसर। वह उनके गुनाहों को एक एक करके याद करते हुए बदले की तलवार पर धार लगा रहा था। राठौर का पतन सिर्फ एक व्यक्ति का अंत नहीं था, यह शेर रेजिमेंट के समलक चुके नासूर को उजागर करने का एक संकेत था। उसके गिरने से जो दरार पैदा हुई थी, वह अब बेकाबू होकर फैल रही थी और अंधेरे में छिपे सारे घिनौने रहस्यों को दुनिया के सामने लाने की तैयारी कर रही थी। यूनिट एक बहे तूफान की दहलीज पर खड़ी थी। ब्रिगेडियर अंजना कश्यप ने कर्नल राठौर को नरबंद करने के बाद तुरंत एक विशेष जांच टीम का गठन किया। उन्होंने मुख्यालय से मदद मांगने के बजाय यूनिट के अंदर से ही ईमानदार और साहसी समझे जाने वाले युवा अफसरों और जेसीओ को चुना। यह इस बात का संकेत था कि वह इस समस्या को बाहरी मदद से नहीं, बल्कि यूनिट की अपनी आंतरिक शक्ति से हल करना चाहती हैं। जांच टीम का दफ्तर 24 घंटे खुला रहता था। शुरुआत में माहौल बहुत भारी था। हर कोई राठौर के बदले से डर रहा था, भले ही वह नरबंद था। लेकिन कोई यह मानने को तैयार नहीं था कि उसकी ताकत पूरी तरह खत्म हो गई है। अगर वह किसी तरह वापस आ गया तो गवाही देने वालों का क्या हश्र होगा, कोई नहीं जानता था। आमोशी का यह गठबंधन बहुत मजबूत था।
अंजना ने किसी पर दबाव नहीं डाला। इसके बजाय उन्होंने जांच टीम के दफ्तर के बाहर एक शिकायत पेटी लगा दी, जहां कोई भी गुमनाम रूप से अपनी शिकायत डाल सकता था, और पूरी यूनिट के जवानों और अफसरों को एक संदेश भेजा। आपकी आवाज़ इस यूनिट को बदल सकती है। आपके साथ हुए अन्याय, आपने जो भ्रष्टाचार देखा है, उसे नरंदा न करें। आपका साहस ही मरती हुई शेर रेजिमेंट को फिर से इंदा कर सकता है। मैं वादा करती हूं कि शिकायत करने वाले की पहचान को अपनी नौकरी दांव पर लगाकर भी सुरक्षित रखूंगी। उनकी सच्ची अपील ने लोगों के जमे हुए दिलों को धीरे धीरे पिघलाना शुरू कर दिया। जो पहले झिझक रहे थे, वे एक एक करके हिम्मत जुटाने लगे। शुरुआत एक बहुत छोटी आवाज से हुई। पहला शिकायतकर्ता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण वर्मा था, जिसे कर्नल राठौर ने सबके सामने जलील किया था और अन्यायपूर्ण साधी थी। उसने रात भर सोचने के बाद कांपते हाथों से अपने साथ हुई घटना को विस्तार से लिखकर शिकायत पेटी में डाल दिया। उस दिन की निराशा, जब उसे बेहोश जवान को उठाकर मैदान के चक्कर लगाने थे, सबके सामने हुए अपमान की शर्मिंदगी और उसके कारण कंधे में आई चोट का शारीरिक दर्द, उसके लिखे हर शब्द में आंसू थे। अरुण वर्मा के साहस ने दूसरों में भी आग लगा दी। शिकायत पेटी में हर रात दर्जनों चिट्ठियां जमा होने लगीं। वे केवल शिकायतें नहीं थीं, बल्कि सालों से दबे हुए दर्द का रिकॉर्ड और खून के आंसू रुलाने वाली चीखों का इतिहास थीं। एक जवान ने लिखा कि कैसे कर्नल राठौर के बंगले में बगीचे का काम करते हुए उसकी कमर में चोट लग गई, लेकिन उसे इलाज की बजाय ड्यूटी से बचने का नाटक करने के आरोप में जेल भेजने की धमकी दी गई। एक जेसीओ ने अपना दर्द बयां किया कि कैसे राठौर की नगर में बुरा बनने के कारण उसे प्रमोशन से बार बार वंचित किया गया। एक और अफसर ने यह चौंकाने वाला सच पत्री और धाजाम की प्रमोशन की जाद कर उजागर किया कि कर्नल राठौर ने उसकी पत्नी के साथ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। गवाहियां एक दूसरे से झूठी चली गईं। राठौर की व्यक्तिगत हिंसा से परे यूनिट की ढांचागत समस्याएं सामने आने लगीं। सैन्य सामान की हेरा फेरी, तेल की अवैध बिक्री, ट्रेनिंग के बजट का दुरुपयोग और यहां तक कि राठौर को खुश करने के लिए जवानों की छुट्टियों को छीनकर अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के आरोप भी लगे। बांध एक बार टूटा तो सैलाब को रोकना नामुमकिन हो गया। गुमनाम शिकायतों से शुरू हुआ माहौल अब एक नया मोड़ ले रहा था, जब लोग अपने नाम के साथ गवाही देने के लिए आगे आने लगे। खासकर ऑफिसर्स में इसकी घटना को अपनी आंखों से देखने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल अजय मेहरा कई रातें सोचने के बाद खुद ब्रिगेडियर अंजना के पास पहुंचे। कमांडर मैम, मैं अपराधी हूं। मेहरा ने उनके सामने सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर शर्म और संकल्प दोनों थे। मैं कर्नल राठौर के अत्याचारों को जानते हुए भी चुप रहा। मैं एक कायर सैनिक था जो केवल अपनी सुरक्षा के बारे में सोचता था। मैं अब और अपने जवानों के सामने शर्मिंदा नहीं रहना चाहता। मैं वह सब कुछ बताऊंगा जो मैं जानता हूं। मेहरा की गवाही निर्णायक साबित हुई। राठौर के सबसे करीबी स्टाफ अफसर होने के नाते उसने उन सभी भ्रष्टाचार और अनैतिक कामों के ठोस सबूत और जानकारी दी जो अब तक हुए थे। उसकी गवाही के आधार पर जांच टीम ने राठौर के दफ्तर और बंगले पर छापा मारा और उसकी निजी तिजोरी से अज्ञात स्रोतों से आए नकदी के बंडल, दोहरे खाते और आंतरिक दस्तावेज बरामद किए जो उसके अपराधों को साबित करते थे। अब यह मामला केवल एक कमांडर के दुर्व्यवहार का नहीं, बल्कि एक बड़े सैन्य घोटाले और भ्रष्टाचार कांड का रूप ले रहा था। अंजना ने गवाहियों और सबूतों के ढेर को देखकर होंठ भींच लिए। सांध उनकी सोच से कहीं ज्यादा गहरी और फैली हुई थी। उन्होंने कसम खाई कि वह इस बुराई की जाग को पूरी तरह से उखाड़ फेंकेंगी। वह जवानों और अफसरों के खून के आंसुओं और उनके साहस को व्यर्थ नहीं जाने देंगी। शेर रेजिमेंट की सबसे अंधेरी रात अब अपने अंत की ओर बौ रही थी। जैसे जैसे विशेष जांच टीम की जांच गहरी होती गई, कर्नल राठौर के व्यक्तिगत अपराधों से परे भ्रष्टाचार का एक मकजाल सामने आने लगा। यह केवल भ्रष्टाचार नहीं था, बल्कि यूनिट की युद्ध क्षमता को दीमक की तरह खा जाने वाला और देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाला एक विशाल कैंसर था। लेफ्टिनेंट कर्नल मेहरा की गवाही और जब्त किए गए दोहरे खाते निर्णायक सुराग बने। खातों में कुछ अनजान निजी कंपनियों के नाम और नियमित रूप से बही रकम के लेन देन का रिकॉर्ड था। अंजना ने तुरंत टीम के वित्तीय विश्लेषण विशेषज्ञों को फंड के स्रोत का पता लगाने का काम सौंपा। नतीजे चौंकाने वाले थे। राठौर ने लॉजिस्टिक्स ऑफिसर
एडमिन ऑफिसर जैसे अपने मुख्य सहयोगियों के साथ मिलकर यूनिट को सप्लाई होने वाले सामानों के ठेकों में हेराफेरी की थी। वह कुछ विशेष कंपनियों को ठेके दिलवाता था और बदले में सप्लाई की कीमतों को बढ़ाकर मुनाफे का एक हिस्सा नियमित रूप से रिश्वत के तौर पर लेता था। बजट में हुई इस धांधली का सीधा असर यूनिट के कामकाज पर पड़ा। जवानों को दी जाने वाली सर्दियों की वर्दियां घटिया क्वालिटी की थीं, जिसके कारण सर्दियों की ट्रेनिंग में कई जवान फ्रॉस्टबाइट का शिकार हुए। पुरानी गाड़ियों के पुर्जे बदलने का बजट केवल कागजों पर खर्च दिखाया गया और असल में पुराने पुर्जे ही इस्तेमाल होते रहे, जिससे एक बार ट्रेनिंग के दौरान एक गाही पलट भी गई थी। सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन राठौर के आदेश पर दुर्घटना की रिपोर्ट को ड्राइवर की गलती बताकर दबा दिया गया। सबसे बड़ा अपराध तेल की हेराफेरी थी। राठौर और उसका गिरोह हर महीने ट्रेनिंग के लिए मिलने वाले तेल का एक हिस्सा चुराकर एक निजी पेट्रोल पंप मालिक के साथ मिलकर बाजार में बेच देते थे। इस वजह से यूनिट के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं कर पाती थीं और ज्यादातर अभ्यास सिमुलेशन पर ही होता था। शेर रेजिमेंट की शक्तिशाली बख्तरबंद ताकत असल में एक खोखला ढांचा थी जो कभी भी धोखा दे सकती थी। अंजना ने रिपोर्ट पढ़ते हुए अपने उबलते गुस्से को मुश्किल से काबू किया। यह केवल भ्रष्टाचार नहीं था, यह दुश्मन के सामने खड़ी एक फ्रंटलाइन यूनिट की युद्ध क्षमता को खुद ही नष्ट करने जैसा देशद्रोह था। राठौर और उसके साथियों ने अपने लालच के लिए जवानों की सुरक्षा और देश की सुरक्षा को बेच दिया था। इन्हें तुरंत गिरफ्तार करो। अंजना का आदेश बर्फीला था। मिलिट्री पुलिस ने तुरंत लॉजिस्टिक्स ऑफिसर और एडमिन ऑफिसर के दफ्तरों पर धावा बोल दिया, जो कल तक एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। वे अपने बैंक खातों में जमा हुई बदभी रकम और निजी कंपनियों के साथ हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग जैसे ठोस सबूतों के सामने टूट गए। उन्होंने अपने गुनाह कबूल करते हुए कहा कि यह सब कर्नल राठौर के आदेश पर हुआ था। भ्रष्टाचार की यह कड़ी यहीं खत्म नहीं हुई। जांच के दौरान पता चला कि राठौर को रिश्वत देने वाली एक कंपनी का मालिक एक ऊंचे पद पर बैठे अधिकारी का दूर का रिश्तेदार था। राठौर को बचाने वाली एक अनदेखी बही ताकत का वजूद अब सामने आने लगा था। शायद राठौर के इतने बेखौफ अत्याचारों के पीछे उसे बचाने वाली किसी बब्बा सत्ता का हाथ था। यह मामला अब शेर रेजिमेंट की सीमाओं को लांघकर पूरी सेना को हिला देने वाले एक बड़े घोटाले का रूप ले रहा था। अंजना को एहसास हुआ कि वह एक बहुत बड़ी दीवार का सामना कर रही हैं। केवल राठौर को साह देना काफी नहीं था। अगर उसके पीछे छिपे असली मास्टरमाइंड को नहीं पका गया, तो दूसरा तीसरा राठौर कभी भी फिर से पैदा हो सकता है। उन्होंने मेज पर रखा फोन उठाया। दूसरी तरफ सेना की केंद्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख था। ब्रिगेडियर अंजना कश्यप बोल रही हूं। मैं आधिकारिक तौर पर एक संयुक्त जांच का अनुरोध करती हूं। उनकी आवाज में कोई झिझक नहीं थी। यह युद्ध अब दूसरे दौर में प्रवेश कर रहा था। वह अकेली नहीं थीं। उनके पीछे अनगिनत जवानों और ईमानदार सैनिकों की दुआएं थीं। भ्रष्टाचार की झोंक को काटने की यह अकेली लेकिन पवित्र लड़ाई अब बंगर में लहा जा चुकी थी। बंगले में कैद राठौर तक बाहर की दुनिया की खबरें नहीं पहुंच रही थीं, लेकिन उसे अपनी अंतरात्मा से एहसास हो रहा था कि हालात उसके लिए बद से बदतर होते जा रहे हैं। जब उस तक यह हल्की सी खबर पहुंची कि उसके करीबी सहयोगी जो उससे मिलने तो दूर एक फोन तक नहीं कर रहे थे, एक एक करके गिरफ्तार हो चुके हैं, तो उसने अपने विवेक का आखिरी धागा भी तो दिया। गद्दार, मुझे अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, तो फिर सब साथ में मरेंगे। उसने अपनी निगरानी कर रहे मिलिट्री पुलिस के जवान को एक प्रस्ताव दिया। मेरी तिजोरी में जितना भी पैसा है सब तुम्हारा। बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे बाहर फोन करने दो। मेरे पास अभी भी एक सहारा है। उसकी आंखें पागलपन से चमक रही थीं। जवान ने उसे घृणा से देखते हुए एक शब्द में मना कर दिया। कर्नल साहब, होश में आइए, आपका माना खत्म हो चुका है। सारे रास्ते बंद होने पर राठौर निराशा के दलदल में छटपटा रहा था। फिर एक दिन चमत्कार की तरह एक मौका मिला। पहरे पर तैनात जवानों की ड्यूटी बदलने के छोटे से अंतराल में उसने पहले से छिपाकर रखा हुआ एक अतिरिक्त मोबाइल फोन निकाला। उसे उस एक व्यक्ति को फोन करना था जिसे वह अपनी आखिरी उम्मीद मानता था। वह था कॉर्प्स का लीगल ऑफिसर मेजर जनरल वर्मा। वे पहले एक ही यूनिट में काम कर चुके थे और राठौर ने हर त्योहार पर उसे मोटी रिश्वत देकर अपना एक बीमा बना रखा था।
उसे पूरा यकीन था कि जनरल वर्मा अपनी ताकत का इस्तेमाल करके या तो इस मामले को रफा दफा कर देगा या कम से कम उसकी साख कम करवा देगा। फोन के दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आई। हेलो सर, मैं राठौर बोल रहा हूं। राठौर? राठौर ने जल्दी से कहा। फोन के दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी रही। तुम्हें इस वक्त मुझे फोन नहीं करना चाहिए। यह कैसे हुआ? जनरल वर्मा की आवाज ठंडी थी। राठौर ने उसकी बेरुखी को नगरंदा करते हुए गिगगिहाया। सर, मुझे बचा लीजिए, सब कुछ मेरे खिलाफ जा रहा है। वह औरत अंजना मुझे जान से मारने पर तुली है। आप बस थोड़ी मदद कर दीजिए। चुप रहो, जनरल वर्मा ने उसकी बात काट दी। क्या तुम्हें लगता है कि यह मामला सिर्फ एक डिवीजन में खत्म हो जाएगा? केंद्रीय जांच टीम आ चुकी है। तुम्हारे भ्रष्टाचार की वजह से पूरी सेना में हकंप मचा हुआ है। अगर मैंने तुम्हारी तरफदारी की तो मेरी गर्दन भी चली जाएगी। होश में हो तुम? लेकिन सर, मैंने जो आपके लिए किया है, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है उसे तो याद कीजिए। जैसे ही राठौर ने रिश्वत की बात की, जनरल वर्मा की आवाज और भी ठंडी हो गई। क्या बकवास कर रहे हो? मेरे और तुम्हारे बीच क्या था? मैंने तुमसे कभी कोई गलत काम करने को नहीं कहा और न ही तुमने मुझे ऐसा कुछ दिया। आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना, मैं तुम्हें नहीं जानता। टट करके फोन कट गया। राठौर कुछ देर तक बंद फोन को पके हुए स्तब्ध खा रहा। जिस आखिरी रस्सी पर उसे इतना भरोसा था, वह उसकी आंखों के सामने बेरहमी से कट चुकी थी। जनरल वर्मा ने उसे बचाने की बजाय उससे अपने रिश्ते को पूरी तरह से नकार कर अपना पल्ला झाड़ लिया था। एक खोखली हंसी उसके मुंह से निकली। हाँ हाँ हाँ, वह पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी आंखों से गर्म आंसू बह रहे थे। अंत में वह बिल्कुल अकेला था। उसने जो भी संपर्क और रिश्ते बनाए थे, वे संकट के समय किसी काम न आने वाले एक छलावे के सिवा कुछ नहीं थे। वह एक पुराने शिकारी कुत्ते की तरह था, जिसे मतलब निकल जाने के बाद बेरहमी से फेंक दिया गया था। उसके दिमाग में ब्रिगेडियर अंजना का चेहरा कौंधा। अपमान सहने के बाद भी गुस्से की बजाय ठंडी नहरों से उसे देखने वाला वह चेहरा। उसे अब जाकर एहसास हुआ, वह किसी साधारण महिला अधिकारी से नहीं, बल्कि अपने ही अहंकार, तानाशाही और भ्रष्टाचार से पैदा हुए एक विशाल राक्षस से लब्बा रहा था। और उस लाही में वह पूरी तरह से हार चुका था। तभी बंगले का दरवाजा ओर से खुला और मिलिट्री पुलिस के जवान अंदर घुस आए। उसके हाथ में मोबाइल फोन देखकर उनके कमांडर का चेहरा सख्त हो गया। कर्नल विक्रम सिंह राठौर, सबूत मिटाने और भागने की आशंका के आधार पर तुम्हें अभी से मिलिट्री जेल में शिफ्ट किया जाता है। उसमें विरोध करने की भी ताकत नहीं बची थी। उसने चुपचाप अपने हाथ आगे कर दिए। ठंडी हथकियां उसकी कलाई पर लग गईं। बंगले से बाहर निकलते ही रात की ठंडी हवा उसके गालों से टकराई। उसने सिर उठाकर आसमान को देखा। बिना सितारों वाला स्याह अंधेरा ही उसका स्वागत कर रहा था। अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उसका साम्राज्य पूरी तरह से ढह चुका था और उसके लिए सिवाय अंतहीन पतन के कुछ भी नहीं बचा था। मिलिट्री कोर्ट में पहले से कहीं ज्यादा गंभीर माहौल था। कर्नल राठौर और उसके 3 साथियों के खिलाफ पहले मुकदमे के दिन कोर्टरूम सेना के अधिकारियों और पत्रकारों से खचाखच भरा हुआ था। यह मामला मीडिया में पहले ही बड़े पैमाने पर रिपोर्ट हो चुका था और सेना की प्रतिष्ठा पर एक बदनुमा दाग बन गया था। कटघरे में खा राठौर बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था। एक समय का शेर जैसा उसका रौब कहीं नहीं था और कुछ ही दिनों में वह एक बूढ़ा और दयनीय आदमी लग रहा था। उसके बगल में लॉजिस्टिक्स और एडमिन ऑफिसर सिर झुकाए बैठे थे। वे एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे। मुकदमा शुरू हुआ और मिलिट्री प्रोसिक्यूटर ने आरोपों को पन्ना शुरू किया। पद का दुरुपयोग, मातहतों से मारपीट और क्रूरता, रिश्वतखोरी, सैन्य संपत्ति की हेराफेरी, कर्तव्य की अवहेलना। उसके अपराधों की सूची लंबी होती जा रही थी और जैसे जैसे एक एक करके उनका विवरण दिया जा रहा था, दर्शकों के बीच से दबी हुई आहें निकल रही थीं। मुकदमे का मुख्य आकर्षण गवाहों से जिरह थी। पहले गवाह के तौर पर सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण वर्मा आए। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उन्होंने एक एक शब्द पर ओर देते हुए अपने साथ हुए अन्याय और अपमान की गवाही दी। उनकी गवाही खत्म होते ही दर्शकों में बैठे युवा अफसरों की आंखें नम हो गईं। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल अजय मेहरा गवाह के कटघरे में खड़े हुए। उन्होंने सीधे राठौर की आंखों में देखते हुए
उन सभी भ्रष्टाचार के कामों को बिना रुके बयान किया जिन्हें उन्होंने चुपचाप देखा था या जिनमें साथ दिया था। उन्होंने स्पष्ट सबूतों के साथ बताया कि कैसे राठौर ने निजी कंपनियों के साथ सांठगांठ की, किस तरह से रिश्वत ली और कैसे यूनिट की युद्ध क्षमता को कमोर किया। राठौर के वकील ने किसी तरह आरोपों को नकारने की कोशिश की। ऑफिसर्स मेस की घटना को उसने अनुशासन स्थापित करने की एक उचित प्रक्रिया में हुई आकस्मिक घटना बताया और भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए कहा कि यह सब नीचे के लोगों ने किया और उसे इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन उसके खोखले बहाने सबूतों और गवाहियों के पहा के सामने टिक नहीं सके। खासकर जब प्रोसिक्यूटर ने राठौर और एक निजी कंपनी के मालिक के बीच हुई फोन कॉल की रिकॉर्डिंग चलाई तो कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। रिकॉर्डिंग में राठौर की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जिसमें वह बेशर्मी से रिश्वत मांग रहा था और भ्रष्टाचार के निर्देश दे रहा था। इस बार जो बख्तरबंद गाहियों के टायर आ रहे हैं, सबसे सस्ते वाले लगाना और जो पैसे बचेंगे उन्हें पिछली बार की तरह ठिकाने लगा देना। कौन सा वे टायर के अंदर झोंकने वाले हैं, बस गाही चलनी चाहिए। अपनी ही आवाज पूरे कोर्टरूम में गूंजते सुनकर राठौर ने सिर झुका लिया और उसके कंधे कांपने लगे। अब कोई भी बहाना बेमतलब था। आखिर में प्रोसिक्यूटर ने ब्रिगेडियर अंजना कश्यप को एक गवाह के तौर पर बुलाया। वह दर्शकों की बजाय कटघरे के सामने एक कुर्सी पर चुपचाप बैठकर मुकदमा देख रही थीं। जब जज ने उनसे इस मामले पर उनकी राय पूछी तो वह अपनी जगह से उठीं और कटघरे की ओर मुंह किया। उन्होंने राठौर पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया। इसके बजाय उन्होंने एक भारी और दृढ़ आवाज में कहा, आज यह कोर्ट सिर्फ एक भ्रष्ट सैनिक का फैसला नहीं कर रहा है, यह उस अपराध के वन को तौल रहा है जिसने वर्दी के सम्मान को मिट्टी में मिलाया और देश के प्रति वफादारी के साथ विश्वासघात किया है। सैनिक के हाथ में बंदूक दुश्मन की ओर होनी चाहिए, अपने जवानों और देशवासियों की ओर नहीं। कर्नल राठौर को उचित सा देना, सेना के टूटे हुए विश्वास को फिर से बनाने और उन अनगिनत ईमानदार सैनिकों के सम्मान की रक्षा करने का एक तरीका है जो आज भी चुपचाप अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। उनकी बातों ने कोर्ट में मौजूद हर किसी के दिल पर गहरा असर छोड़ा। अंत में आखिरी बहस खत्म हुई और जज ने फैसला सुनाया। अभियुक्त विक्रम सिंह राठौर। कोर्ट का मानना है कि अभियुक्त ने एक सैनिक के कर्तव्यों को भुलाकर अपने पद का इस्तेमाल निजी स्वार्थ के लिए किया, अपने मातहतों के मानवाधिकारों को कुचला और अंततः देश की सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाला। यह एक बहुत बड़ा अपराध है। जज की आवाज गंभीरता से गूंज रही थी। इसलिए अभियुक्त विक्रम सिंह राठौर को सेना से अपमानजनक तरीके से बर्खास्त करने के साथ उसके पद को सिपाही के पद पर घटाया जाता है और उसे 15 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। 15 साल की कैद। फैसला सुनते ही राठौर के पैरों से जैसे जान निकल गई और वह लखाकर वहीं गिर पा। उसके कानों में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, बस अपनी सैनिक जीवन नहीं, अपनी पूरी जिंदगी के टुखे टुखे होने की आवाज गूंज रही थी। कोर्ट के अधिकारियों ने उसे दोनों तरफ से पकड़ उठाया। वह एक बेजान शरीर की तरह घिसटता हुआ कोर्टरूम से बाहर गायब हो गया। यह एक समय की निरंकुश सत्ता वाले शैतान कर्नल का आखिरी दृश्य था। इंसाफ हो चुका था। कोर्टरूम में राहत और न्याय की स्थापना की एक भारी खामोशी छाई हुई थी। अंजना चुपचाप अपनी सीट से उठीं और कोर्टरूम से बाहर निकल गईं। उनका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। अब साह का नहीं, बल्कि घावों को भरने का समय शुरू होना था। कर्नल राठौर को कठोर सा सुनाए जाने के बाद शेर रेजिमेंट में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे एक लंबी और कठोर सर्दी के बाद आखिरकार बहार आ गई हो। यूनिट पर छाया डर और दमन का साया हट चुका था और उसकी जगह एक सतर्क उम्मीद और स्वस्थ ऊर्जा ने ले ली थी। जवानों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई थी। अब उन्हें बिना किसी कारण के मिलने वाली सा या अपमान का डर नहीं था। वे अब दमन के शिकार नहीं, बल्कि सम्मान के योग्य सैनिक के रूप में एक दूसरे से व्यवहार करने लगे थे। बैरकों में अब किसी की पीठ पीछे बुराई या निराशा भरी आहें नहीं, बल्कि आने वाली छुट्टियों की उम्मीदें, परिवार और दोस्तों की यादें और भविष्य के छोटे छोटे सपने सुने जा सकते थे। अफसरों के समाज में भी बदलाव की हवा चली। राठौर के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करने वाले सभी को कानून की सजा मिली और जो चुपचाप देखते रहे थे उन्होंने गहरी आत्मग्लानि के साथ बदलाव का नेतृत्व करना शुरू कर दिया। अब किसी सीनियर की चापलूसी करने या गलत आदेशों का आंख बंद करके पालन करने की संस्कृति खत्म हो गई थी। इसके बजाय
रैंक की परवाह किए बिना स्वतंत्र रूप से बहस करने और तर्कसंगत समाधान खोजने का एक स्वस्थ माहौल बनने लगा था। ब्रिगेडियर अंजना कश्यप एक न्यायकर्मक की बजाय एक सच्ची कमांडर की भूमिका में लौट आईं। उन्होंने भ्रष्टाचार के अवशेषों को साफ करने के साथ साथ यूनिट की टूटी हुई युद्ध क्षमता को फिर से बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। कागजों पर होने वाली ट्रेनिंग की जगह वास्तविक युद्ध जैसे हालातों में कठोर अभ्यास ने ले ली। पुराने उपकरणों को नए और आधुनिक उपकरणों से बदला गया और जवानों को नियमों के अनुसार अच्छी गुणवत्ता वाला सामान मिलने लगा। एक सुनहरे दिन शेर रेजिमेंट के सभी जवान परेड ग्राउंड में इकट्ठा हुए। यह ब्रिगेडियर अंजना कश्यप का आधिकारिक डिवीजन कमांडर के रूप में पदभार ग्रहण करने का समारोह था। मेजर जनरल प्रकाश शर्मा स्वस्थ हो चुके थे, लेकिन उन्होंने इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्ति ले ली थी और उनके उत्तराधिकारी के रूप में सबकी इच्छा के अनुसार अंजना को स्थायी कमांडर नियुक्त किया गया था। मंच पर खड़ी अंजना ने शानदार भाषणों की बजाय एक शांत और सच्ची आवाज में कहा, आज मैं आप सबसे यह वादा नहीं करूंगी कि हम एक मजबूत सेना बनाएंगे या हर युद्ध जीतने वाली सेना बनाएंगे। उससे पहले मैं यह वादा करूंगी कि हम एक ऐसी सेना बनाएंगे जहां हम एक दूसरे का सम्मान करें, भरोसा करें और खुशी खुशी अपने साथी के लिए अपनी जान दे सकें। एक ऐसी सेना जिसके साथ हर कोई चलना चाहे। उनकी नरें परेड ग्राउंड में खबे हर एक जवान और अफसर को गर्मजोशी से देख रही थीं। असली ताकत अधिकारवादी चीखों या हिंसा से नहीं आती। यह एक दूसरे पर विश्वास और इस स्पष्ट एहसास से आती है कि हम यहाँ क्यों हैं। हम किसी पर शासन करने के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों और इस देश की रक्षा करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आइए इस महान मिशन को एक पल के लिए भी न भूलें। भाषण खत्म होते ही तालियों की गड़गड़ाहट से परेड ग्राउंड गूंज उठा। यह कोई औपचारिक ताली नहीं थी, बल्कि दिल की गहराइयों से निकली सच्ची खुशी और समर्थन था। समारोह के बाद अंजना परेड ग्राउंड पर चल रही थीं। तभी एक युवा अफसर उनके पास आया और कक सलाम किया। वह सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण वर्मा था। एक समय निराशा और शर्म से भरा उसका चेहरा अब आत्मविश्वास और गर्व से चमक रहा था। कमांडर मैम, जय हिंद। आगे भी आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। उसकी आवाज में कोई लखड़ाहट नहीं थी। अंजना ने उसका सलाम स्वीकार करते हुए एक कोमल मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मुझे भी तुमसे यही उम्मीद है, अरुण। उनकी आंखों में इस युवा अफसर, उसके नेतृत्व में आगे बढ़ने वाले जवानों और नए सिरे से जन्म ले रही शेर रेजिमेंट का उज्जवल भविष्य दिख रहा था। नर्क जैसा अंधेरा पूरी तरह से छोड़ चुका था। घाव गहरे थे, लेकिन उन्होंने दर्द को सहकर खुद को और भी मजबूत बना लिया था। शेर रेजिमेंट के परेड ग्राउंड पर एक नई सुबह की आशा की किरणें चमक रही थीं।